आप बड़े हैं, आप खिंचवा दीजिए कान सबके। जी क्या क्या चलिए, करना है वो बताइए। हाँ, तो सर्वप्रथम जो है हम अपने कान को जो है, ये कान की जो लौर है इसको नीचे की तरफ खींचे, ये खींचिए और इधर से ही दबाते हुए ऊपर की ओर चले जाए, ऊपर से नीचे की ओर ये, और ये अंदर की ओर भी हम थोड़ा सा दबा लें अपने कान को, ये पूरे कान को हमको दबाना है। अब हम जो है ऊपर से जिस तरह से गुरुजी का अपने कान को उमेटते थे उस तरह से अपने कान को उमेट लें, और नीचे से भी, और ऊपर और नीचे से दोनों ये मिला लें। इस तरह से हमने ये कान का किया। अब हम थोड़ा सा अपने पीछे गर्दन को भी थोड़ी सहला लें, ये धीरे धीरे आराम से। माथे को सहला लें। दो अंगली के बीच में कान को फंसा करके और उनको रगड़ लें। आंखों की पलकों को धीरे धीरे, भौं को जो है धीरे धीरे दबा लें। पलक पर हल्के हल्के हाथ दो अंगुलियों से, तो थोड़ा सा मेरा फोन आ गया, इसको आप जी थोड़ा सा बढ़ा दें, वो लिंक चाह रहे हैं। जी जी जी, चलिए अब हो गया हमारे कान के व्यायाम। लिंक हम दे देंगे, किसको देना है, आप बने रहो। हाँ? लिंक किसको देना है मेरा जी, मैं भेज देता हूँ। वो आपके पास नाम नहीं है, भेज आगरे दो, जी हैं कोई ऐसे तो में भेज दो। है। अरे बीच का दबा दो, भेज दो, बीच का दबा के भेज दो, बंद नहीं जाना है। हाँ हाँ, भेज तो दूं मैं। तब तक हम गर्दन के व्यायाम कर लेते हैं। दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर टच करेंगे। आंखें खुली रहेंगी। अब आगे और पीछे लेके जाना है गर्दन को। श्वास लिए आगे और श्वास छोड़ते पीछे। आप करेंगे गोलाकार। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है वो ना करे। तो क्या है, आंखें खुली रहेंगी तो गर्दन के साथ हमारे आंखों का भी व्यायाम होता है। आंखें भी गोल गोल घूमती है, बढ़िया। इसीलिए दोनों भी हमारे आंखों का और गर्दन का एक साथ होता है। और हो गई हमारे गर्दन की। अब हो गई ब्रह्म मुद्रा। इसको कहते हैं पीछे जाएंगे, जितना हमारी नजर जाए उतना हमें पीछे जाना है, ये होती है ब्रह्म मुद्रा। जी ओम 7:15 हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आगे नहीं, बस हो गया। अब सिंहासन करते हैं तो सब वीडियो तो खोलिए। जी ओम खोल लिया। अब हमें थोड़ी पता है कहाँ कहाँ के शेर है, तो फिर बोलिए। अब हम तो चलो, महाराष्ट्र के शेर है। नर्मदापुरम के शेर तो आ गए, शेर नर्मदापुरम के शेर आ गए। खोलो भाई साहब। चलिए करें सिंहासन। चलो ठीक है। मुझे किसी का भी वीडियो
आइए आप दिख रहा सब लोग जो है फोटो खिंचवाएंगे। बढ़िया सुंदर फोटो आनी चाहिए, मुस्कुराते हुए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। आओ भैया आओ। मुस्कुराइए। अरे चीखड़ मारे सबको तो ले तो भैया। अजय रंजना जी के जीजा जी का पता ही नहीं लग रहा भाई कहाँ है। रंजना जी उनको बुला ही नहीं रही है, इनको आपके जीजा जी को। अच्छा शरद भैया हाथी शरद भैया कहाँ पे कहाँ है पता ही नहीं चल रहा भाई। ताली योग कर रही है, जीजा जी का पता ही नहीं है कहाँ है। हाँ जीजा जी तो पहले जुड़ गए थे बाद में कब पता नहीं मुझे आवाज ही नहीं आई। अब गए मैं ढूंढता हूँ उन्हें कहाँ है वो। शरद भैया आ गए। आ गए, कहाँ आ गए। चलिए बहुत सुंदर। और हर्षासन हो गया, सबने हर्षासन कर लिया, अब शांति बात करते हैं। आ गए आ गए आ गए भाई। सुंदर मैम आपने क्लास ली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर प्रणाम और धरती माता को नमन करते हैं। आज का दिन सबको मंगलमय हो, सबको अच्छा जाए, क्योंकि कल का दिन किसी ने नहीं देखा है। कल के सुबह कैसी होगी पता नहीं, मगर आज जो हमारे हाथ में है वो हमें करना है। इसीलिए सुबह से हम धरती माता को नमन वंदन करते हैं और हमारे क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जी ओम लक्ष्मी बाई को नमन, और साथ में खूब छान खूब छान खूब छान। खूप छान खूप छान खूप छान धन्यवाद। धन्यवाद सर्वांचे, मनपूर्वक धन्यवाद। आणि मला सर्वांनी सकाळी 5:30 वाजतापासून तर 7:15 झाले आता, तोपर्यंत सर्वांनी माझ्यासोबत योग प्राणायाम आसन केले, त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद आभार। आणि आता हा जो योगाहार मंच आहे तो मी आदरणीय श्री मुनीलाल भाई साहेब यांना सोपवते आणि नंतरचं मार्गदर्शन आदरणीय संचालक मुनीलाल भाई। ओम जय गुरु, सर्वांना जय गुरु। ओम धन्यवाद साईं। ओम सभी साधक बंधुओं को गुरुओं को नमन बंदन। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो कक्षा चलती है कितना बजे से प्रारंभ होता है? ये 5:30 बजे से चालू होती है क्लास। जी ओम ओम जी ओम। जी ओम आगे बढ़ाइए कक्षा को। जी जी आप बढ़ाइए आगे। जी आदरणीय मुनीलाल भाई साहब है। जी ओम। जी 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 बढ़ाइए आगे। जी जैसा कि कल हम लोगों के चर्चा हो रही थी और आदरणीय पवन कुमार जी ने एक विषय छेड़ा था कि हम किस तरह से कम लागत से अपने स्वास्थ्य को और अपने आहार को
सुधार सकते हैं और हमारा आहार जो है वो कब गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण का आशय ये है कि उसमें जितने तत्व होते हैं वो तत्व विद्वान हो। अभी उन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से ये बताया कि हमारे जो अन्न है, जो हम रसायन का उपयोग करके, कीटनाशक का उपयोग करके जो उपजा रहे हैं, उनमें तत्वों की मात्रा कम हो रही है। जैसे मान लो गेहूं में प्रोटीन इतना पाया जाता था तो अब वो कम हुआ। इसी तरह से दूसरे अनाजों में भी यही स्थिति आई है और इसका कारण है हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बदलना। चर्चा ऐसी चली थी कि बात ये हो रही थी कि पूरा संसार, भारत और पूरा संसार राममय था। उस दिन हमारे नर्मदापुरम का ग्रुप मिट्टीमय था और वह बनखेड़ी में जाकर के अपनी मिट्टी के संबंध में जो है बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उनमें से बहुत से भाई आज हमारे इस मंच पर जुड़े हुए हैं। आदरणीय जो है ML गौर साहब उसमें थे, राकेश जी थे, मैं था और भी गणेश भाई थे। ये सारे लोग जो है, हम लोग 10 लोग वहाँ पर प्रतिदिन यहाँ से जा रहे थे और अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को हम कैसे रसायन मुक्त और कीटनाशक मुक्त कर सकें, इस पे चर्चा हो रही थी। और इस संबंध में हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी का जो अनुभव है, क्योंकि उन्होंने जो हमने लैब में जो चीज़ें बना रहे हैं उसका प्रयोग पहले से शुरू कर दिया था। तो मैं आदरणीय पहले शरद भैया को बुलाता हूं, फिर राकेश जी को, क्योंकि राकेश जी ने भी इस पर बहुत काम किया है। तो आदरणीय शरद भैया आए और अपना अनुभव शेयर करें। जी ओम। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और जो जैविक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो मानव जाति को बचाने में बहुत उपयोगी होगा। भारी से भारी केमिकलों का उपयोग होता है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में क्या, सारे भारतवर्ष में ही होने लगा है। पिछली बार कोराजिन की बात उठी थी और कोराजिन के जो प्रभाव हैं वो देखे गए थे। माननीय मुन्नीलाल जी ने भी बताए थे कि किस तरह मछलियां मर रही हैं। उनके उनके खुद के हाथों का प्रयोग था वो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मन को दुखी कर देती। आज जो जहर है, आज अपन अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से, अपनी ही धरती माँ को छलनी करते हुए उस जहर को दे रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। वो एक बहुत खतरनाक मंजर है जिसको ये योगाहार कार्यक्रम जो है वो उसको बचाएगा। इतना ज्यादा केमिकलों का उपयोग, आज मूंग में करोड़ों रुपए की कोराजिन डलती है, करोड़ों की। प्रशासन, शासन ये बताने में लगा हुआ है कि ये कोराजिन में इतना जहर नहीं है, कम जहर है। आज हमारे यहाँ पे जितनी भी नन्हे बच्चे आ रहे हैं, डिलीवरियां हो रही हैं, बगैर ऑपरेशन के नहीं हो रही। जितनी भी डिलीवरियां हैं, 99% डिलीवरी हमारे यहाँ ऑपरेशन से हो रही है। माताओं की कोख कमजोर हो रही है। गाय के दूध में भी केमिकल पाया जा रहा है।
जिन लोगों को भारत सरकार ने इस दिशा में लगाया, वो लोग भी खुद जैविक सब्जियां नहीं उगाते, वो खुद भी अपने लिए नहीं उगाते, जिनके की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, वो भी झोला लेके बाहर नजर आते हैं। ये सारी घटनाएं इतनी विचित्र है, लेकिन हमारे नर्मदापुरम में इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत हम लोग डॉक्टर दुबे जी के मार्गदर्शन में पूना में हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और दादू ने इसको बहुत आगे तक बढ़ाया नर्मदापुरम में, और उसमें बनखेड़ी केवी हमारा नींव का पत्थर साबित हुआ। आज इस योगाहार के बहुत सारे सदस्य ने वहां पे ट्रेनिंग ली है। इस सदन में वर्मा जी जो हमारे, जिन्होंने हमें फेरोमोन ट्रैप, नीली हरी पत्ती लगाना सिखाया, वो सारे लोगों से जब हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा है, अभी अगर मान ले तो प्राइमरी की क्लास हम लोगों ने पास करी है, और आज मेरे पिताजी ने बहुत भारी जो दवाओं की सब्जियां हम करते थे वो छुड़वाई थी। ये सब्जियां अपने को नहीं करनी जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं। हम लोगों ने बरसों से हमारे खेतों में भिंडी नहीं उगाई। हमने देखा है कि भिंडी में जो दवा डलती है, वो आज दवा डलती है और कल टूट के मंडी में चली जाती है, और मंडी में जाने के बाद सब्जियों को वो दूसरे दिन बेच देते हैं, और वो जाके सब्जियां अपने अपने घरों में शाम को बन जाती हैं। वो दवाएं जिनमें ये लिखा हुआ है कि 15 दिन इनको नहीं डालने के बाद खेतों में इन सब्जियों को नहीं तोड़ना चाहिए, वो भिंडी दूसरे दिन टूट के बाजार में चली जाती है। ये हम लोगों ने इसके प्रभाव देखे, और हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने भिंडी लगाना ही बंद करवा दिया कि आप तो भिंडी लगाना ही नहीं, अपने को ऐसी सब्जियां नहीं उगानी जो अपने साथ साथ मानव जात को खतरा पैदा करे। लेकिन हमें इस योगाहार कार्यक्रम के जुड़ने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें मिल गई। लखनऊ से बेनी प्रसाद वर्मा जी ने हमें ऐसी कुछ चीजें दी, फेरोमोन ट्रैप वाली। हमें बनखेड़ी ने और संतोष सर ने ऐसी चीजें सिखाई जिससे हम लोग जैविक की तरफ बढ़ने लगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अब आने लगे हैं। अब हमें ऐसा लगने लगा है कि ये जो लड़ाई है उसको हम जीत पाएंगे, और हम लोग इस केमिकल से, कहीं हम जो लोगों ने इस केमिकल के रूप को दूर करने के लिए जो यात्रा शुरू करी है, वो यात्रा सफल होगी। योगाहार के लगभग 10 से 15 लोग इस समय जैविक लैब डाल रहे हैं और जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं, और संतोष सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, दादू को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें जिन लोगों ने भी बढ़ने में और सीखने में सहयोग दिया, उन सभी को बहुत धन्यवाद। कि ये जो चीजें हम बढ़ा रहे हैं, आज हम लोगों ने
50 किसानों को ये चीजें बना के दी, जिससे किसान इतने खुश हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो किसान की लागत कम हो रही है। आज लागत मूल से किसान परेशान है। उस लागत मूल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। आज अगर किसान की लागत कम होती है तो उसकी खुशहाली बढ़ती है। आज मृदा का स्वास्थ्य सुधरता है तो कहीं हमारे सदन का सपना, पवन सर का सपना पूरा होता है। आज एमएल साहब अपना वो बंद कर लें, चालू है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा। आज हमारी धरती माँ में जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही है। हमने दादू के साथ इतनी जगह ट्रेनिंग ली, बाहर खेड़ा दिखाया, हर जगह हम लोगों ने, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हम लोगों को हाथों हाथ कृषि विभाग ले रहा है, आत्मा विभाग ले रहा है, और आगे हम माननीय कलेक्टर मैडम आई हैं महोदया, उनको हम बताने जा रहे हैं। तो इस योगाहार ने जो हमारे नर्मदापुरम में जो कदम रखा है, या कह दें कि इस भारतवर्ष में जो पहला कदम रखा गया है, वो बहुत बहुत ही उपयोगी होगा और मृदा सुधारने में, मिट्टी की हालत, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में जो पवन सर की यात्रा है, वो हम लोग काफी हद तक नर्मदापुरम के प्रत्येक गांव में पहुंचाने के लिए तैयार हैं और भिजवा रहे हैं। हर गांव में इसकी चर्चाएं चल रही। हमने पिछली बार पवन सर के साथ 10-11 गांव में यात्रा टाइप निकाली थी, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ था। और आज हम सर को बताना चाहते हैं, सर यहाँ पे हमारे यहाँ आसपास के 5-6 गांव में ट्राइकोडर्मा बहुतायत में खेतों में देखा जा सकता है। मैंने अपने स्वयं के खेत में हमारे दादू को ले जाके जब दिखाया तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि वो ट्राइकोडर्मा खेत से चल के हम लोगों को घरों के पास तक आ चुका है। और आज हम बहुत सारी फंगसों से, बहुत सारे ऐसे कीटों से मुक्ति पा रहे हैं जिनसे मानव जात को भी खतरा था। और ये पहले ऐसा लगता था कि ये बहुत पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, इन केमिकलों को तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, ऐसा लगता था। लेकिन आज हमारी स्थिति, परिस्थिति और हमारी सोच सब इस योगा हर कार्यक्रम ने बदल दी है। और हम कहते हैं पूर्ण रूप से इस सदन को बताना चाहते हैं कि हम अगर नर्मदापुरम को केमिकल मुक्त करा पाए तो वो दिन दूर नहीं है। हम बहुत जल्दी इस जिले को भारतवर्ष का प्रथम जिला ऐसा मुक्त बना देंगे, यहां से कोई भी आदमी केमिकल यूज करने में डरेगा, उसका पैसा बचेगा। इस जैविक चीजों को यूज करने के बाद वो अपने आप को धन्य मानेगा। और ये माँ नर्मदा की कृपा वाली ये पूरी भूमि, धरती माँ बहुत शुद्ध होने जा रही है। मैं इसके लिए सब योगाहार की टीम और हमारी जितने भी जैविक में भाई लगे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। प्रणाम। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सदवैया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी ओम। जी नमस्कार, धन्यवाद मेहरा जी। और मैंने इसलिए हैंड रेस किया क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद निकलना है, तो फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, मैं बात नहीं कह पाऊंगा, आप मुझे बुलाएंगे, मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका जी हैंड सर, रेस जी करके सर। अपनी बात कह दूं।
और जो अभी शरद जी ने बात कही है उससे हम सब अभिभूत हैं। आपकी सबकी मेहनत है। हम तो केवल एक साथ देने वाले आपके साथी। गाड़ी चलाना आपका काम है, आपकी गाड़ी में हम पीछे बैठ गए हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं कि आपने आप लेकर के लीड कर रहे हैं। हम आपके सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम करेंगे निरंतर, यही ध्येय है। तो जो बातें हैं उसको, उस पर मेरी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ हमें और करने की जरूरत है, इस पर भी मैं बोलना चाहूंगा 2 शब्द। वो ये है कि पहले हमें अपना स्वयं का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। और उस मूल्यांकन को करने के लिए मैंने कल एक फॉर्म, गूगल फॉर्म रमेश चंद मेहरा जी को कल प्रेषित किया है। मेरा अनुरोध है कि उस फॉर्म को सब लोग, जो भी आपके टीम के सदस्य हैं और जो भी जुझारू उत्सुक खोजी किसान हैं, वो सबको वो दीजिए, वो फॉर्म को वो भर लें, तो जी उसका एक जानकारी हमें सबके बारे में मिल जाएगी। और जी वो जानकारी मैं आपके साथ भी साझा करूंगा, जिससे कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें कि वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है। उसी फॉर्म को हम कुछ समय बाद फिर से जब इस्तेमाल करेंगे, फिर से उस पर बातचीत करेंगे, तो आपका फिर हमें पता लगेगा कि हमने उसमें कुछ प्रगति की है कि नहीं की है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म को आप भरें। उस पर कोई संशोधन करना है तो मुझे बताएं, हम संशोधन कर देंगे और उसका डाटा आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ऐसा करके हम अपनी वर्तमान स्थिति को, अपने जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उसके बारे में एक साझा समझ बन जाएगी। और साझा समझ के जो आंकड़े हैं उसको जिसने भी फॉर्म भरा है उसके साथ आवश्यकता पड़ने पर हम उस पर भी हर एक की बात में चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और सुधार लाने के कई तरीके हम ढूंढ सकते हैं। इस फॉर्म को करने पर, मदद करने पर हमारे साथ भुवनेश्वर राय भी हैं और उन्होंने मेरे साथ मिलकर के बहुत इसमें मेहनत की। कई सारे राउंड हमने इसमें लगाए और भुवनेश्वर राय जी ने इसका बकायदा, जब ये झारखंड की अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने ट्रेनिंग की थी, इसका बकायदा उपयोग किया था और उसकी उपयोगिता भी वो बताएंगे कि ये उसका प्रभाव क्या पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे जब आपको इस फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, तो आप अपने वहां पर होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जब इसको हम महिलाओं के साथ करते हैं तो उसकी कुछ एक नई तरीके से उसमें हमें जानकारी मिलती है। जब किसानों के साथ करते हैं, पुरुषों के साथ कर सकते हैं, तो उस समय एक नई तरह की जानकारी मिलती है। और जब बच्चों के साथ करते हैं तो कुछ और हमें अनुभव मिलते हैं। तो ये खेल, ये जो फॉर्म है, ये हमारे सांप सीढ़ी का जो खेल है उसी का एक हिस्सा है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और इसको भी हम खेल खेल के माध्यम से और कुछ चीजों को थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप में लेते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम खुद प्रेरित हो सकते हैं कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति से हम कितना आगे निकल पाए। हम यह तुलना नहीं करें कि अगला ने क्या किया या दूसरे ने क्या किया, हमें अपनी तुलना स्वयं करनी है। और जब स्वयं अपनी तुलना करेंगे और कुछ समय बाद अपने को देखेंगे, जैसे हम योगाहार के कार्यक्रम में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे योग शिक्षक पहले नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी तुलना स्वयं से करते हैं तो वो उनको पता लगता है कि उनकी यात्रा कितनी लंबी रही है और उसमें उन्होंने क्या क्या अनुभव किया हुआ है। तो मेरा एक निवेदन यह है रमेश चंद मेहरा जी से, जी क्योंकि जी जी आप जी सर। इसके बारे में चिंतन करिएगा, बातचीत करिएगा और जरूरत पड़ने पर मुझसे या भुवनेश्वर राय जी से भी आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा अनुभव सीधे किसानों के साथ रहा है। आपने भी अनुभव किया है, लेकिन उसको हमने और परिष्कृत बनाया है उसके पश्चात। और साथ ही इसके साथ ही जो सांप सीढ़ी का नया खेल है, उसकी भी जो है उसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं। पहले अपने साथियों के साथ चर्चा हो जाए और फिर मिलकर के हम किसानों के साथ भी उस पर चर्चा करेंगे, तो हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी, हमें कुछ नया अनुभव मिलेगा और इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से फिर ये जब आप उसको बिल्कुल आप परिपक्व हो जाते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप 100% सहमत हो जाते हैं, तो इसको धीरे धीरे आप जिले स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, बाकी विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ भी इसके बारे में चर्चा करें, जिससे कि ये अब सारा काम तो हम नहीं कर सकते हैं और कृषि विभाग का एक बड़ा दायरा है, तो उनके स्टाफ की ट्रेनिंग को भी इसके बारे में उनको जानकारी देने का काम करते हुए उनको भी प्रेरित करें कि वो भी अपने सुझाव दें। और उनको अगर ये अच्छा लगता है
तो निश्चित रूप से इसको वो आगे अपने अपने जो विकास खंड के स्तर के अधिकारी होंगे और अन्य स्तर के जो हैं अपने कार्यक्रम में इसको सम्मिलित करें। ऐसा करते ही आपका जो है ना पूरे जनमानस में ये चीजें और ज्यादा फैल जाएगी। और जो शरद जी कह रहे हैं कि हम नर्मदापुरम को एक उस तरफ बढ़ाएंगे, तो अभी यात्रा लंबी रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा उपयोग जो केमिकल का हो रहा है उससे इतनी जल्दी निजात पाने में लोगों को जरा सी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी प्रयास हमारे निरंतर जारी रहें और समन्वित रूप से रहें। और इसको जो मैंने कल कहा था कि समन्वित मतलब कई सारे लोग साथ मिलके, कई सारे विभाग साथ मिल करके, कई सारे सामाजिक संगठन साथ मिल करके इस तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल इसमें फायदा मिलेगा और हम अपने गंतव्य में जल्दी से पहुंच पाएंगे। नहीं तो गंतव्य अभी दूर नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के हृदय में परिवर्तन होना है, उनके जो कार्य करने के तरीके हैं उसमें परिवर्तन होना है। और ये आसान नहीं है कि एकदम से कोई परिवर्तित हो जाए। हमारा जो डांग जिला है भारत का पहला जैविक जिला बन गया है, वो इसलिए बना क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है अलग है। वहाँ पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहे हैं। वहाँ पर ये कोई बांध नहीं था, कोई सिंचाई के साधन नहीं है, या बहुत ही कम है। तो इस वजह से वहाँ पर जो हरित क्रांति है वो पहुंची ही नहीं। अब जब पहुंची ही नहीं तो या बहुत कम पहुंची, तो उसकी वजह से वहां पर परिवर्तन होना आसान हुआ। और उस परिवर्तन में वहां के जो लाइन डिपार्टमेंट हैं और जो संस्थाएं हैं, सबने साथ मिलकर के काम किया। और फिर अल्टीमेटली जो वहाँ के जो जिला प्रशासन है जिसमें डीएम सीडीओ ये सब हैं, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग प्रस्ताव पारित करके बकायदा इसको आगे भारत सरकार को प्रेषित किया गया। वहां से टीम आई, उन्होंने देखा और उसको गहनता से पड़ताल की, उसकी स्टडी की, तब जाकर के इस जिले को पूर्ण रूप से प्रथम जैविक जिले के रूप में डांग जिला को हमें उसकी कहानी सुनने का भी अभी मौका मिला था कुछ दिन पहले। तो इस तरह से है। तो इस तरह से ये कार्रवाई निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे, तब जाकर के ये काम पूर्ण होगा। लेकिन शुरुआत हमें पहले अपने आप से करनी है। अपने आप से हर एक जो खेत है, हर एक जो कोई भी किसान है, उसका खेत उसके लिए एक उसका साम्राज्य है। ये साम्राज्य, वो राजा है, वहां के वो राजा है। तो एक राजा के नाते हमें अपने खेत को देखना है। और अब तो भगवान राम का राम राज्य आ गया है, तो हमें भगवान राम की तरह उसको अपने खेतों को देखना है। वहां पर रहने वाले हर एक प्राणी का आपने ध्यान देना है। हर एक प्राणी का मतलब हर एक प्राणी, तो चाहे वो छोटा सा जीवाणु हो, चाहे उसमें रहने वाली चींटी हो, चाहे रहने वाले वहां पर अन्य प्राणी हो, केंचुआ है और भी बहुत सारे प्राणी हैं, उनका उनके जरा खाने का इंतजाम हो जाए, तो वो सब प्राणी हमारे लिए काम करते हैं, हमारी खेती के लिए काम करते हैं। मैंने तो यही सीखा अभी जब मैंने इसका बहुत अध्ययन किया, तो मैंने यही समझ में आया कि हमारे जो प्राणी जमीन के अंदर रह रहे हैं विशेष रूप से, और जमीन के ऊपर भी रहने वाले जो प्राणी हैं जो कि मानव से अलग है, वो कितना उनका योगदान है इसको हमें कोई जान ही नहीं पाया है। ना वैज्ञानिक जान पाए हैं, ना कोई और जान पाया है। लेकिन उनको अगर हमने ध्यान रखा, उनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई, उनके लिए वातावरण वैसा तैयार हो गया, जैसे ट्राइकोडर्मा के लिए आपने वातावरण अब तैयार करना शुरू कर दिया है, ऐसे रहने वाले अन्य प्राणियों का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं, तो वो प्राणी फिर हमारा अपनी दुआएं, उनके जो कार्य हैं, वो हमारे पौधों को एक शक्ति देते हैं। पौधों को शक्ति देने के साथ ही अन्न का उत्पादन और धन धान्य का उत्पादन उनकी दुआओं के माध्यम से भी मिलता है हमें। और साथ में हमारे खेतों में काम करने वाले हमारे मजदूर और अन्य जो लोग हैं जो उसमें वाकई में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। तो इस पर भी हमारी मुझे मालूम है कि कुछ दिन पहले, 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले एक महिला बहन आई थी और उन्होंने भी कहा था कि इस खाने की बनाने की श्रृंखला में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने भी प्राणी जुड़ते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं पहुंचे, उनकी हमें किसी भी तरह से उनका वो नहीं हो, तो हम निश्चित रूप से वो जो भोजन हम मिलते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, वो भगवान का रूपी प्रसाद के रूप में हम कर पाएंगे। तो इस दिशा की तरफ ये आध्यात्मिक है, ये जरा सी फिलोसफिकल भी है और थोड़ी सी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है। ये मेरे अनुभव के आधार पर मैंने इसको महसूस किया है, और जो चीज महसूस की है, मुझे लगता है कि मुझे आज
इस अवसर पर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा युग परिवर्तन की जो बात है, उसमें अगर हम इस सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाता है। और हमने बहुत सारे इम्बैलेंसेस देख रखे हैं। जो मैंने कल बात न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की कही थी, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, कुछ चीज ज्यादा हो जा रही है, कुछ चीज कम हो जा रही है, किसी की अति हो जा रही है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह इम्बैलेंस को हमने दूर करना है। और ये इम्बैलेंस केवल मैं कृषि क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे भी इसको देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में इम्बैलेंसेस हैं। हमने पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव था उसको कम करने का प्रयास किया है। और भी इस तरह की जो चीजें हैं, वो जो इम्बैलेंसेस हैं उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सामाजिक रूप से। लेकिन फिर भी ये यात्रा लंबी है और ये यात्रा समन्वित रूप से चलनी चाहिए, तब जाकर के इसका हमें एक सकारात्मक जल्दी एक समाधान मिलेगा, एक रास्ता दिखाई देगा। और यही हमारी परिकल्पना है। इस परिकल्पना पर हम विचार करें और इसको अपना ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमें सफलता जल्दी मिलेगी। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी जल्दी मिलेगी। तो इसको हम ध्यान देते हुए मैं अपनी बात को अब विराम देता हूँ और आप सबको इस कार्य को करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ओम। जी ओम। बहुत बहुत आपने हम लोगों को और प्रेरणा दी और हम लोग निश्चित रूप से आगे इस काम को करेंगे। मैं अब अपने साथियों को बुलाता हूं जो वो अपने अनुभव कुछ थोड़े कम शब्दों में करें, जिससे कि सारे लोगों को मिल सके। आदरणीय ML गौर साहब आए। जी ओम। और कम शब्दों में अपनी बात कह करके पूर्ण करें। जी गौर साहब। जी ओम। सभी को सादर नमन। और बगैर किसी भूमिका के मैं बताना चाहूंगा कि योगाहार के माध्यम से जो जागृति हम लोगों में आई है, और उस जागृति के बाद में आदरणीय शरद भैया ने जो चीज बताई है उसको नहीं दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो विगत दिनों में, 5 दिनों में बनखेड़ी में जो एक ट्रेनिंग के लिए हमें दादू ने ही जानकारी दी और हम लोग गए, और वास्तव में हम वहां जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम जो देश में, विदेश में भी जो हमारा राम जन्म की स्थापना का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसको हमें मन में लालच लग रहा था कि इस टाइम पे क्यों हो रहा है, पर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के वहां जाना चाहिए था, तो हम लोग गए। और मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं आदरणीय पवन सर से बताना चाहूंगा कि आज जिन्होंने हमें जो 5 दिन में सिखाया है, केवीके के वैज्ञानिक आदरणीय ब्रिजेश सर, वो भी इतनी जिज्ञासा वैसे जो एक बार अपने यहाँ मुख्य अतिथि रह चुके हैं, वो भी आज जुड़े हैं। तो मैं हम अपनी बात संक्षेप में कहें उसके बजाय मैं आज योगाहार के सदस्यों के लिए उन्हीं से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें अपनी जानकारी दें, क्योंकि उन्होंने इन 5 दिनों में हमें, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीज दी है कि मास प्रोडक्शन ऑफ ट्राइकोग्रामा के बारे में, और हमारे फिर इसके बाद में जो कोयसरा के अंडे बनाने के लिए जो उन्होंने तकनीकी बताई है, वो वास्तव में कीट नियंत्रण के लिए इतनी मील का पत्थर साबित होगी, जो शायद हमारे बनखेड़ी में जो केवीके में उपलब्ध है वो व्यवस्था लैब डेवलप हो गई है, तो उसकी भी जानकारी शायद वो ही देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा उनके मुंह से, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान के साथ हमें रायपुर के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर मेसराम सर, उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया था, और वो भी उसी दिन आए थे जिस दिन रामलला की स्थापना थी। तो हमसे जब पहले बोला तो हम तो निवेदन कर रहे थे, सर हम कैसे आएंगे, कल क्या है, ऐसा है, परंतु जब उन्होंने हमें उसकी उपयोगिता बताई और कि वो इतना समय, महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे पास आए थे, तो उन्होंने भी हमें जो कीट नियंत्रण के ऊपर एक लेक्चर उस दिन दिया और जो जानकारी दी वो अद्भुत थी। तो मैं दादू से तो यही निवेदन करना चाहूंगा जी जी हम अपनी चर्चा करें, उनसे ब्रिजेश सर जुड़े हुए हैं, उन्हें आमंत्रित जी करें। जी जी। तो मैं
ML साहब ने अपनी बात कही, और मैं आदरणीय ब्रजेश सर को निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी बात इस मंच पर कहें और थोड़े संक्षिप्त में कहें। जी ओम। नमस्ते सभी जनों को, और बहुत बहुत धन्यवाद दादू। नमस्ते। जैसे कि काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली मुझे। शरद जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया था, और एक बात जिनसे सब चीज शुरू हुई थी कि जो अनाज फल सब्जियां हम खा रहे हैं, है ना, वो किस गुणवत्ता की हैं, किस स्टैंडर्ड की हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि सुखों के प्रकार बताया गया है। तो हम लोग बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो पहला जो सुख होता है हमारा कि हम स्वस्थ रहे, हमारा शरीर, है ना, और वो जो सुख है वो व्यक्ति के हाथ में होता है। दूसरा सुख पास माया, है ना, तो वो जैसे जैसा कर्म करता है, मेहनत करता है, उस हिसाब से पास उसके पास पैसा आता है। और भी है, लेकिन अभी मैं पहले सुख की बात करूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में बिल्कुल सही बात है कि जो अनावश्यक जो जहर का उपयोग किया जा रहा है, अनावश्यक फर्टिलाइजर हमारे मिट्टी में डाला जा रहा है। मिट्टी को हम अपनी माता कहते हैं, जो हमारी 5 माताओं में से एक है। तो जो स्वस्थ की हम बात करते हैं, तो वैसे स्वस्थ हमें अपनी माता, हमें मिट्टी का भी रखना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है ना। तो उसके लिए क्या करना है हमको कि पहली बात तो ये कि जो अनावश्यक जो जहर है उनको दूर रखना है, और दूसरे के लिए जो हमारी जो मिट्टी है उसको हमें इनरिच करना है। इनरिच जैसे कि उसको गुणवत्ता बढ़ाना है। जैसे कि शरद जी ने अच्छा अनुभव शेयर किया कि हम ट्राइकोडर्मा हमारे यहाँ खेतों में बहुत होने लगा है। अभी एक बड़ी समस्या हो रही है अभी, जैसे कि चना खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के चने सूख रहे हैं, है ना। वो बिल्ड के कारण होता है, या फ्यूजेरियम जिसको हम बोलते हैं उसका जो फफूंद है, या राजोट्यून के कारण होता है। तो ये जो हानिकारक जो हमारे शत्रु हैं हमारी फसलों के, ये धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो उनको अगर हमें सप्रेस करना है, कम करना है, तो हमें जो हमारे मित्र जीव हैं, है ना, मित्र सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या को हमें अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत शानदार हमारा जो उदाहरण दिया शरद जी ने दिया कि ट्राइकोडर्मा हमारे खेतों में इतना फैल गया कि कोई समस्या ही नहीं आती है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा है कि बहुत डोमिनेटिंग फंगस है ना, वो ही फंगस है लेकिन एक हमारी बेनिफिशियल है। तो ट्राइकोडर्मा अगर पर्याप्त मात्रा का खेतों में है, तो जो अनावश्यक जो बीमारियां आती हैं हमारी मिट्टी में, हमारी फसलों में, वो नहीं आएंगी। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं माइकोराइजा की, जैसे कि भी हमारे जो कुछ लोग हमारे यहाँ आए हैं बड़ी मेहनत करके इतनी दूर से, उन्होंने सीखा है कि किस प्रकार से हम इसको हम अपने घरों पे तैयार करके अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म जीव हैं, जैसे एजिटोबैक्टर है, जो स्ट्रोलम है, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे जो एल्गीज हैं, जैसे कि बीजी है, एजोला, इनका उपयोग, ये सब सूक्ष्म जीव हैं, ये जो कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है या अन्य जो तत्व है उनको हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो अगर इनको सब चीजों को अपनी फसलों में, अपने खेतों में उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर आपकी जो फसल भी स्वस्थ रहेगी और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि और इसके बाद जो और हमने साझा किया पिछले जो 5 दिनों में कि क्या कर सकते हैं हम, तो छोटे छोटे से इंटरवेंशन है, मतलब जिन पे हम बहुत सी चीजें अपने घर पे ही तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन हम लोगों ने बात की थी कि जो ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा एक अलग चीज है और ट्राइकोड्रामा एक अलग चीज है। कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं। ट्राइकोग्रामा है एक हमारा एक छोटा सा कीट है, मित्र कीट है, इसको हम अंड परजीवी बोलते हैं। वो क्या करता है, जो कि हमारी फसलों पे जो शत्रु कीटों के, हानिकारक कीटों के जो अंडे पड़े हुए होते हैं, उन अंडों को पैरासिटाइड करता है ना, और उनके अंदर अपने बच्चे रखता है, और वो बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं अंडों में, तो जो शत्रु कीट के जो अंडे होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे खेतों में ये मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे कि विशेष फसलें, जैसे कि मक्का है, मक्का में दवाई जब बड़ी हो जाती है डालने में बड़ी दिक्कत होती है ना। जैसे कि गन्ना है, या और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं, क्योंकि सब्जियों में जैसे कि उदाहरण की भिंडी में इतनी ज्यादा दवाई डाली जाती है, और आज दवाई डाली और शाम को ही इन्हें तोड़ी और अगले दिन मंडी में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही घातक होती है। तो इनके सब्स्टिट्यूट के लिए, क्योंकि हम अब दवाई नहीं डालें तो हमें क्या, कुछ तो चाहिए, तो इस प्रकार के जो ट्राइकोगार्ड्स वगैरह का है उनका उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे जो प्रेडर्स होते हैं, प्रेडर्स मतलब जो कि शत्रु कीटों की जो इल्लियां होती है उनको खाते हैं। जैसे कि मैंने इन लोगों से चर्चा की कि जो रेडोबिट्स है ना, उनको आप पाल सकते हो, बहुत आसान होता है, कोई कठिन काम ही नहीं है। लास्ट दिन था शायद गौर साहब नहीं थे, एमएल गौर साहब, बाकी लोग थे, तो उन्होंने देखा भी है। और एक चीज और देख बात की थी हम लोगों ने ईपीएन की, एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स की, ये सूत्रकृमि, ये इतने मतलब ज्यादा यहाँ अनडिस्टर्ब एरिया आते हैं वहां मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है वहां से, या उनको नेमेटोड्स को हमें अपने जो जहाँ की जो इल्लियां लगती हैं हमारे खेतों में, खासकर जड़ों के पास में या अर्ली स्टेज में, जैसे गेहूं में भी प्रॉब्लम रही, कटवर्म वगैरह की, मक्का में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए काफी कारगर होती है। लास्ट दिन जो लोग रहे उन्होंने देखा है किस प्रकार से इसको रेयर करना है, किस प्रकार से ये काम करती है ना, तो वो आप देख सकते हो। और कभी कभार जैसे कि जितने भी हमारे सदन जुड़ा हुआ है यहाँ हमारे केवीके में आके कभी भी चीज को देख सकता है। अभी उसका मैं धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे इसको, कि आप ही इसको यहाँ पे करें। तो ये सब चीजें काफी कारगर रहेंगी। और जो भी हम कर रहे हैं इसके अलावा, जैसे कि हम और ही बात करते हैं कि आज के समय पे है गोबर की खाद कितना हम डालते हैं हमारे खेतों में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब उतनी गाय तो बची ही नहीं है हमारे घरों में, है ना। तो ये ऐसा कि सबके घरों में गाय, और उनके गोबर का समुचित उपयोग करें। और जैसे कि हम जो गोबर उपयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद बना लेते हैं, है ना, या उसका और अच्छा तो अपन वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बना सकते हैं। और ये जो दोनों खाद बनती हैं, चाहे हमारे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट को, इसको इनरिच करके हमें अपनी फसलों में उपयोग करना चाहिए, चाहे सब्जियां हो या अन्य कोई फसल हो। इनरिच का मतलब जैसे कि हम एक दूध पी रहे हैं, रोज 1 गिलास दूध पी रहे हैं, है ना, नॉर्मल उसमें चीनी डाल के या गुड़ डाल के उसको पी रहे हैं, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि आप चीनी गुड़ के अलावा उसमें थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लें, किशमिश डाल लें, बादाम, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इस तरीके से गोबर की खाद केंचुआ है तो लाभकारी, लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़ाने, जैसे कि उसको हम माइक्रोराइजा से ट्रीटेड कर दो, इनोकुलेट कर दो, या ट्राइकोडर्मा से मिला दो, वेजिटोबैक्टर जिसको, तो इससे क्या है कि अगर थोड़ी बहुत कम मात्रा में भी होगा तो ये हमें काफी अच्छे परिणाम देंगे। तो इन सब चीजों को अगर हम खेती में बात करेंगे तो हमारी जो जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे पौधे की जो जड़ें, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, और जिस पौधे की जड़ें स्वस्थ होंगी वो पौधा भी स्वस्थ रहेगा। जैसे हमारे भी कहा था कि एक परिवार की जड़ें बहुत मजबूत है, मतलब उसको हिलाना आसान नहीं है। तो इसी प्रकार अगर पौधे की जड़ें मजबूत है तो जो अनावश्यक जो समस्या आती, बीमारी आती है, वो नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें हम एक्टिविटी करेंगे, इन माइक्रोस को, इन चीजों को हम अपनी खेती करें तो हमारा भूमि सुपोषण का काम भी हो जाएगा, और जो अनावश्यक जो लागत लगती है वो नहीं लगेगी, और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर इसके अलावा कुछ और चर्चा करना चाहे तो वही मैं हूँ। तो और आप लोगों के जो भी अनुभव रहा है वो भी प्लीज थोड़ा शेयर कीजिएगा हमसे। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें और अच्छी जानकारी दी। मैं आदरणीय राकेश गौर जी को आमंत्रित करता हूं कि राकेश गौर जी आए और वो अपने अनुभव शेयर करें। जी हो जी, राकेश जी। सभी को ओम। जी जी, ओम ओम जी सभी को। जी जी बोलिए आप। हाँ, मैं और हम सब लोग अभी 5 दिन ट्रेनिंग की, तो 5 दिन की जो ट्रेनिंग में, तो उसमें हमने मतलब ऐसी ऐसी चीजें सीखी जिनको कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी, और ना कभी सोची थी कि ऐसा हो सकता है। तो सर ने मतलब ऐसे बग और ऐसे फ्लाई और ऐसे ईलों के बारे में, मतलब अंडों के बारे में बताया कि जिनके करने से मतलब लागत तो बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। अभी उन्होंने कार्ड दिए, तो वो कार्ड भी हमने लगाए हैं, तो उससे भी मतलब ईल्ड का मतलब अभी तक कोई वो नहीं हो रहा। इसके पहले भी हमने ट्राइकोडर्मा बबीले डाला था, तो चने में मतलब पहली बार साल ऐसा चना हुआ जैविक में। अभी तक तो हम बहुत परेशान हो रहे थे, मतलब हमारे मन से जो काम करते थे किसी से पूछ पूछ के, तो उसमें उत्पादक तो समय में इस बार ऐसा चना लग रहा है कि बड़ा संतुष्टिजनक चना, कोई रोग भी नहीं आ रहा है, और फसल की मतलब गुणवत्ता अलग ही दिख रही। कल ही हमारे साथ में भैया आए थे बराखड़ा से, अक्षय भैया, फसल को देखने, तो कह रहे थे यार ये रासायनिक जैविक का है। वो मैंने कहा नहीं भैया जैविक वाला ही है। तो यार ये तो बहुत अच्छा है, इस प्रकार से हो जाए अब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मतलब अपन पूरी खेत में कर सकते हैं उस प्रकार जैविक। मैंने उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा और बबीरिया के इस पे पहले कर लिया था हमने 2-3 बार में, तो फंगस भी नहीं आई इसमें किसी प्रकार से, और फंगस नहीं आई तो जड़ तंत्र बहुत मजबूत हो गया। तो जड़ तंत्र जब मजबूत हो तो मतलब पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाया, मतलब जो बढ़ावार होनी चाहिए वो हुई उसमें।
और बवेरिया के कारण कोई बीमारी नहीं लग पाई। और सर ने फिर ट्राइको कार्ड ये दिया तो इससे अंडे पे ही मतलब उसको रोकथाम हो जा रही है। तो ये सब चीजें करने से मतलब ऐसा लग रहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था मतलब अपनी वनखड़ी पे हो रही है, वनखड़ी अनुसंधान पे हो रही है। और वहां में बार बार आना चाहिए और उनसे संपर्क बनाकर रखना चाहिए। और एक चीज और कि पिछले साल एक खेत में हमने थोड़े बड़े स्तर पे जैविक खेती करना चाहा था, तो मार्केट नहीं बन पाया था, तो वो फिर अनाज सब्जी जो भी उसमें उगाए थे तो वो हमने सब मंडियों में बेच के उसको मतलब व्यवस्था बनाई थी। मगर उस जमीन पर हमने इस बार जैविक खेती नहीं करके रासायनिक खेती करी। तो मगर वो रासायनिक खेती में भी मतलब पिछले साल जो जैविक खेती की थी वो अलग ही खेत दिख रहा है कि उनमें मतलब एक डबल फसल की क्षमता दिख रही है। अच्छी, बहुत अच्छी फसल दिख रही है। मतलब गेहूं जैसे बाजू में रसायन वाले खेत का गेहूं अलग दिख रहा है और उसका गेहूं अलग दिख रहा है। मतलब ये एक चीज समझ में आई कि नहीं, एक बार भी अगर अपन जैविक खेती में जैविक करके रखते हैं उसको, तो तुरंत अगर थोड़ा बहुत भी उसमें केमिकल जाता है तो बहुत तेज स्पीड से मतलब ग्रोथ करता है और क्वालिटी रहती है उस फसल की। तो इसके बहुत सारे फायदे समझ में आया मुझे जैविक खेती के। जी भैया जी। हो बाकी सब सर भैया आदरणीय कुंवर सब बब्बन बता सिंह चुके जी पहले। ने जी कुंवर बब्बन सिंह जी ने हाथ उठाया है, तो मैं निवेदन करता हूं कि वो जी अपनी बात कहे, फिर मैं अपने और साथियों के अनुभव भी आपको सुनवाऊंगा। जी दादू पिपरिया से आशीष अग्रवाल भी जुड़े हैं, उनको भी जरा अपन बुलाएंगे। नए सदस्य हैं जो आशीष अग्रवाल जी पिपरिया से जुड़े हैं, वो हमारे साथ ट्रेनिंग में थे। वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी अपन बुलाएंगे बाद में। पहले कुमार सर को बुलाएं। ओम सर, आवाज जा रही जी है जी। सर? हाँ आ रही ओम, है सर, बोले। इस जोगहार मंच को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि किसानों के दशा को सुधारने के लिए और पृथ्वी माता की दशा को सुधारने की जो चर्चा हो रही है, बहुत अनुकरणीय है। और मैं जो केवीके के जो वैज्ञानिक जी ने मुझे आप लोगों के माध्यम से इस जोगहार मंच के माध्यम से ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा, बेरिया वगैरह को बनाने का जो प्रशिक्षण दिए हैं, या बिहार में, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, तो बिहार में ये भी केवीके है, कहाँ वहाँ इसका प्रशिक्षण वगैरह या केवीके में इसका निर्माण होता है या नहीं होता है, तो क्या हम लोग आपके यहाँ आके इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं? धन्यवाद जी। ये जितने भी केवीके हैं, हर जिलों में एक एक केवीके होता है, और जो जिले बड़े होते हैं वहाँ 2 केवीके होते हैं। तो एक बार आपके जो नजदीकी केवीके वहां पे जाएं, तो क्या होता है, पूरे जो स्टेट के आपस में कनेक्टिविटी होती है, उनके यहाँ को पता होता है कि किस केवीके में क्या काम हो रहा है। अगर नजदीकी इस चीज का आपको लाभ मिल जाता है, पता चल जाता है, तो नहीं तो आप कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या कृषक भवन बन रहा है, तो 3-4 महीने में वो रेडी हो जाएगा, तो रेसिडेंटल के हिसाब से, तो फिर तब आप आ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। मतलब ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि हमें किसी को सिखाना है, नहीं सिखाना है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी जी से ले लेंगे, दादू से। ठीक है, ठीक है जी। एमएल साहब, आप आमंत्रित कर दीजिए अग्रवाल जी को, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। जी जी। हमारे साथ में इस कार्यक्रम में श्री आशीष अग्रवाल जी, जो कि शारदा ट्रेडर्स पिपरिया में उनका बिजनेस भी है, तो वो उन्होंने भी हमारे साथ ट्रेनिंग ली। क्योंकि जिन्होंने दवाई कीटनाशक की दुकान है, सब कुछ है, परंतु वो भी अपना एक मन बना के कि मैं जैविक की तरफ कैसे जाऊं और कैसे अपने उसमें ट्रेड में उपयोग करूं, जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उन्होंने अपनी बात कही थी। तो वो जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, श्री आशीष अग्रवाल जी पिपरिया से। जी, सभी लोगों को नमस्कार मेरा। जी, तो मैं आशीष अग्रवाल पिपरिया से, मेरी कीटनाशक वगैरह की दुकान है। तो मैं इसी उद्देश्य से वहां पे गया था कि इसी जागरूकता की
अपनी उत्सुकता की वजह से कि वहाँ पे कौन सी ऐसी नई चीज है जो आगे हमें हमें हमारे व्यापार के लिए और आगे खेती के लिए काम आएगी। तो ये मैंने वहां पे जाके देखा कि ये जो नई तकनीक है बायो एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर और ईपीएम की, तो ये आगे आने वाला भविष्य है। तो मेरा यही उद्देश्य था कि हम अभी इसको कैसे अपने व्यापार में, अपने खेती के लिए दे सकते हैं। तो वहां पे जाके देखा मैंने कि ये बायो एजेंट्स जो हैं बहुत ही कम लागत में किसानों को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। बायो फर्टिलाइजर जैसे कि बायो एजेंट्स में मैक्सिकन बीटल हो गई, अपना लेडी बग बीटल हो गई, और अपने ट्राइकोगर्मा और या रेडोविड बग हो गए। तो ये बहुत ही कम लागत में किसान खुद भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी कई जैसे साउथ में काफी अच्छा हो रहा है तो वहां से भी ले सकते हैं। तो बाकी ब्रजेश सर के यहाँ पे अपने केवी के, तो वो भी उपलब्ध करवाई देंगे। तो ये मैंने देखा वहां पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने रसायन की दुकान करते हुए भी जैविक जैविक की ओर आप बढ़ रहे हैं। जी ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि आप व्यापार के साथ साथ किसानों का हित भी सोच रहे हैं और अपनी धरती माता को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी यदि गणेश भाई गौर साहब यदि इसमें जुड़े हों तो वो अपने अनुभव शेयर करें। आदरणीय गणेश गौर। जी सदन को ओम। और जैसा कि आज चर्चा चल रही है कि 5 दिन में की ट्रेनिंग में हमने क्या प्राप्त किया, तो किसान के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या है कि वह यह नहीं पता कि हमारे मित्र कीट क्या हैं और हमारे नुकसान देने वाले कीट क्या हैं। तो हमें केवीके से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली कि हमें क्या बचाना है और क्या खत्म करना है और कैसे करना है। क्योंकि हम जब तक किसी भी चीज को जान लेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे। तो कोई भी चीज को हम जानेंगे जब ही तो कर पाएंगे ना। तो यह हम 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसमें जान पाए। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि हम कीट को नियंत्रण कैसे करें। अभी तक कुछ ऐसा जरिया समझ में नहीं आता था कि हम इल्लियों को कंट्रोल कैसे करेंगे। और जो हमारे केवीके के वैज्ञानिक महोदय ने हमें अपना समय देकर जो सिखाया है वह बड़ा अकल्पनीय है। और मैं उनको मेरे माध्यम से और इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें एक दिशा दे दी आपने कि हम भी इस ओर अब आगे कदम बढ़ा सकते हैं और हम जैविक में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और आप सभी को कोटि से धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई जी, आपने जो जानकारी दी और निश्चित रूप से हमने अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की है। आदरणीय अक्षय गौर जी यदि हैं तो वो उपस्थित हों और अपने अनुभव शेयर करें। अच्छा जी। मेरी बात उन तक नहीं पहुंच रही है तो मैं आप योगाहार में उपस्थित जो भी सज्जन अपने हैंड रेस करेंगे या जिनको अपनी बात कहनी है, तो ये खुला मंच है। अभी तक हम लोगों ने जो अनुभव प्राप्त किए थे उसके संबंध में चर्चा की है। अब आप लोग इसमें शामिल होकर के प्रश्न भी पूछ सकते हैं और आप अपनी बात भी कह सकते हैं। जी शैलेश यादव ने भी हैंड रेस्ट किया है, तो मैं आदरणीय शैलेश यादव को भी बुलाता हूं कि वो भी आए और अपनी बात कहे। जी ओम। शैलेश जी। ओम जी। सदन के सभी वरिष्ठ जनों को नमन करते हुए, मैं भी अभी इस टीम का हिस्सा था जहां बनखेड़ी हम लोग गए थे अभी 5 दिन की ट्रेनिंग में। और वहां से एक नई तकनीक तो मेरे ख्याल से इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कीट पहले से हमारे यहाँ मौजूद थे। केमिकल के उपयोग के कारण धीरे धीरे वह समाप्त हो गए और पुनः उनका केवी के द्वारा
उन्नयन कर वापस से उसी तकनीक को एक नए रूप में हमें खेत में अपनाने के लिए हमारे केवी के गोविंद नगर के ब्रजेश सर द्वारा प्रशिक्षण देकर सिखाया गया। ट्राइको कार्ड भी हमें उपलब्ध कराए गए, जिनका इम्प्लीमेंट हमने तत्काल अपने खेतों में किया। रिजल्ट आने अभी शेष हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और आगे क्या इनका रिजल्ट रहता है जैसे खेत में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि रोज हम खेतों का अपना निरीक्षण करते हैं, तो निश्चित ही लाभ होगा। और आगे हम ब्रजेश सर से ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे, नई नई तकनीकों को अपनाकर अपने खेतों में उसका उपयोग कर कर अपने जैविक रकबे को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे यहाँ पर हमारी जो टीम है वो भी ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही है, जिसमें शरद भैया हैं, दादा हैं, तो इनसे भी हम समय समय पर सलाह लेते रहते हैं और अपनी जैविक खेती को आगे आवाज कहीं से डिस्टर्ब हो रही है, किसी का माइक खुला है, कृपया बंद कर लें। नहीं, किसी का नहीं खुला है। इन सहयोग से हम अपनी जैविक खेती आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी पिछले 4 से 5 सालों से अपने स्वयं के लिए जैविक खेती करता हूं, तो अपने आसपास लोगों को प्रेरित करता हूं कि वे भी करें। अब एक मेरे पास भी एक किसानों का समूह है जो जैविक खेती करने के लिए तैयार है। जल्दी मैं उन्हें लेकर बनखेड़ी भी जाऊंगा ब्रजेश सर से मिलवाने। ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव और आगे की योजना बताई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सुरेश नागरे जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी अपने अनुभव बता सकते हैं। फिर मैं प्रदीप राज जी को बुलाता हूँ। सुरेश नागरे जी। हाँ सर जी, ओम जी। बिल्कुल निश्चित ही ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही पुण्य कार्य है। और अभी तो मैं थोड़ा इसमें जुड़ा हूँ, लेकिन अब हमेशा हर कदम पे साथ रहूंगा और इस मुहिम को हम सभी मिलके बहुत आगे तक ले जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आदरणीय प्रदीप राज जी। और अक्षय कुमार गौर को बुला लो पहले, अक्षय कुमार गौर। जी, आदरणीय अक्षय जी उपस्थित हो गए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव, जो कल आपने मेरे से जो चर्चा की थी और आपने राकेश जी के चना को देखा, उसके संबंध में भी थोड़ी जानकारी दें। जी सभी को ओम प्रणाम। कल मैं धर्मकुंडी अपने राकेश जी गौर के यहाँ देखा चना, जो रासायनिक से काफी हद तक बेहतर से भी बेहतर। जी मैं चौंक गया, इनसे पूछा भी था, उनका ये रासायनिक किया, तो बोले नहीं ये जैविक में है। और जो उनका अंडों की ड्रिप लगाई हुई थी मक्के पे, उसका भी जबरदस्त रिजल्ट, हमने पूरा घूम के देखा उसको। और इस वर्ष जो देखा है कि उकटा रोग बहुतायत से आया है नमी के कारण खेतों में। और जहाँ रासायनिक दवाई प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपए प्रति एकड़ मतलब किसानों को दे रहे हैं, तो उसके बाद भी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वहीं ट्राइकोडर्मा हम 200 रुपए, 150 रुपए या 100 रुपए की लागत से उसी 1 एकड़ को बहुत अच्छे से बचा पा रहा है। यहाँ हमें एक भी पेड़ सूखा नहीं दिख रहा। अभी लोगों की मतलब सिवनी मालवी में मान के चले कि 1000 से 1500 एकड़ की फसल पूरी चौपट हो गई है बारिश और नमी के कारण। यही उगता के कारण, जड़ सड़न, ये वो समस्या इसी कारण। अब हम छोटी सी लागत से इसको बचा सकते थे, लेकिन अज्ञानतावश हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे किसान जब उस चीज को देख रहे हैं, तब अब ट्राइकोडर्मा किसान दुकान वालों से मांगने लगा है, लेकिन वो उतनी अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त नहीं हो रहा है जो कंपनियों का आ रहा है। तो उनको धीरे धीरे हम, जैसे महाराज जी के माध्यम से, राकेश गौर जी के माध्यम से, गणेश जी गौर के माध्यम से, ऐसा सब लोगों को जानकारी देकर हम लोग बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आप सिर्फ एक ही मात्र विकल्प है ट्राइकोडर्मा, जो हम चने की फसल को बचा सकते हैं, और इसी से इसका भविष्य है। बाकी संभव नहीं कि रासायनिक तरीके से किसी को आप मतलब चने को उकटा से बचाया जा सकता है। जी ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया अच्छा जी। और आपने जो कल प्रत्यक्ष देखा, और ये एक प्रदर्शन हो सकता है राकेश जी का फील्ड, और लोग उससे निश्चित रूप से क्योंकि जब वो देखते हैं और महसूस करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि जितने भी लोगों से हमारे संपर्क हो, जो जनाब होते हैं, उनसे कहें कि भैया जरा जाके देखिए राकेश जी के फील्ड को और तुलना कर लीजिए। तो इस तरह से निश्चित रूप से कल मैंने सदन में ये एक बात कह दी थी कि भैया ये जो जैविक के नाम पर भी एक तरह से ना तो गुणवत्ता पे ध्यान दिया जा रहा है, और किसानों को पुनः जैसे रसायन से लूट रहे थे उसी तरह से जैविक से भी लूटने लगे हैं। तो यदि हम जब किसान अपने यहाँ स्वयं बनाने लगेगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त चीज बनेगी। आदरणीय हमने शरद भैया के यहाँ जो देखा है कि पूरा खेत हरा हो रहा है, अरे ये तो मतलब इतना जबरदस्त उसका प्रभाव है। और निश्चित रूप से किसान जब देख रहे हैं तो उस ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हम आशान्वित हैं कि ये जो चीजें हैं आगे बढ़ेगी, बस थोड़े से समन्वित प्रयास की जरूरत है। मैं सदन में पुनः आप को खोलता हूं कि जो भी सज्जन प्रश्न करना चाहें हैंड रेज करें, या अपने स्वयं के अनुभव भी बता सकते हैं। जी आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी आए और आज के व्यवहार कार्यक्रम में जो चर्चा हो रही है उस पर अपना प्रकाश डालें। पवन कुमार जी चले गए हैं, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। जी प्रदीप राज वर्मा जी। ओम सदन को सादर प्रणाम। और मैं इस सदन के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा कि योगाहार जो है क्लास, मतलब योगाहार से जो हम सीख रहे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले हम योगाहार के पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ परिवर्तन, मतलब जैविक केमिकल से जैविक खेती की ओर जो परिवर्तन करना है उसमें आ पाएंगे। और निश्चित रूपेण योगाहार ने हमें और देश को एक नई दिशा दी है और हम उसमें बहुत सफल होंगे। मेरा अपना एक अनुभव ये है कि मैंने केमिकल की खेती कभी की ही नहीं। मैं सन 17 में जब रिटायर हुआ और उसके बाद सीधा जैविक खेती पे आया और उसके कई प्रशिक्षण लिए, मगर योगाहार से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम सब बैठ के मिल के योगाहार, मतलब जैविक खेती तो करना है मगर किसी एक चीज पे डिपेंड रह के नहीं हो कुछ होगा। जैसे अभी ब्रजेश सर ने बोला कि बहुत सी चीजें आपको करना पड़ेगा, तो हम योगा जैविक में इंटीग्रेटेड एक पद्धति बनाए, बहुत सी चीजें मिला के, कि जैसे जैविक के 4-5 सूत्र हैं, सबको पता है। उसमें जीवामृत खास चीज है। तो जीवामृत की जगह हमने जो है, मैंने बहुत जीवामृत पे अध्ययन किया, बहुत प्रयोग किए, क्योंकि प्रयोग धर्मी आदमी हूँ मैं। प्रयोगशाला में 25 साल रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रयोग ही करना रहता है हमेशा। कोई भी चीज जब आती है तो मेरे दिमाग में आती है कि मुझे प्रयोग करना चाहिए। तो जीवामृत पे बहुत प्रयोग किए मैंने। आखिर में कुणप जल पे जाके मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि कुणप जल बनाएं और बहुत उपयोग करें। फिर उसके बाद अभी ये ट्राइकोडर्मा की बात चल रही है, तो कुणप जल, ट्राइकोडर्मा और वासिलोना बेबीराज, मतलब वो नाम याद नहीं आ पा रहा मुझे, उसको किस तरह से हम सेट करें कि हमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक किसान, हम मतलब हम जब कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो किसान हमसे जुड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि हम जो है यदि समुचित प्रयास करेंगे तो हम नर्मदापुरम जिले को, जैसे अभी सर ने बोला कि डांग पहला जिला बन गया है, तो हम मध्य प्रदेश का तो पहला जिला जैविक जिला बनाएंगे। हमारा जिला बहुत बड़ा है, तो हमें थोड़ी तकलीफें तो होगी, किंतु हम प्रयास करेंगे और हम उसके लिए मैं समझता हूं कि प्रतिबद्ध हैं। और सदन को इतना कहकर सादर प्रणाम करता हूँ। जी जी सादर जी नमन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक और नई बात बताई हमको
के कुड़प जल पे भी कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी जो है उनको आमंत्रित करता हूँ, उनका हैंड रेज है कि वो आए और अपनी बात कहें। जी जी। ओम सभी योगाहार सदस्यों एवं महानुभावों को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में सुन करके। लेकिन कहते हैं लोग कि बूंद बूंद से जो है सागर भरता है। तो जैसे इधर हैं लोग, तो हमारे तो उत्तराखंड में लोग खेती बाड़ी छोड़ के इधर देहरादून में बस गए हैं। तो छोटी छोटी लोगों के जो किचन गार्डन है वो बना रखे हैं लोगों के, तो उसमें लोग जैविक खेती कर रहे हैं। लेकिन लोग एक चीज से परेशान होते हैं, वो मुझे आपका थोड़ा सुझाव चाहिए, मैं निवेदन करती हूँ। जैसे बरसात में है, तो बरसात में हम वो जो केंचुए होते हैं, केंचुए तो वैसे किसान का मित्र है, केंचुए चाहिए ही खेत में, उसी से उर्वरा शक्ति बढ़ती है। लेकिन वो बरसात में वो केंचुए क्या है, अंदर घरों तक आ जाते हैं, इतने ज्यादा कि पांव रखने को भी जगह नहीं होती। इसमें थोड़ा तो इस कारण जो है लोग अपने जो किचन गार्डन है उन पर जो टाइल लगा करके सीमेंट लगा के बंद कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने तो नहीं किया, लेकिन बरसात में बहुत तंग रहते हैं लोग। इसमें भी यदि कोई सुझाव हो तो आप कृपया थोड़ा सा मेरे पास साथ में शेयर करने की कृपा करें। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी ओम। ब्रजेश सर हो तो इस पे बताएं, हमको तो इसके संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। जी जी दीदी नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे अर्थवर्म है कि उनका अब क्या होता है, जब एक छोटी सी जगह में ज्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं तो क्या उनके एग्स भी रहते हैं, फिर उनमें से निकल के आते हैं वो। तो कोशिश ये करें कि एक बरसात के समय पे खासकर, है ना, तो जो स्पेस है तो थोड़ा सा अपने जो टेरेस पे करते हैं या कहीं पर तो वहां पे रखें, है ना। और उस समय क्या होता है, ज्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट को अपन वहां पे यूज ना करें, है ना, क्योंकि क्या होता है जब ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक करने लगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये चीज इतनी बढ़ रही है तो इसको हम नेगेटिव ना देखें, है ना, कि पॉजिटिव चीज लें। और ये कहीं ना कहीं माइग्रेट करके जाएंगे, जैसे कि वहाँ जंगल काफी है ना, बायोमास खूब पड़ा हुआ होता है, तो वो हम माइग्रेट कर जाएंगे वो। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा उनकी ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो अपने बाहर उनके जो पॉट्स वगैरह होंगे या जो प्रो बैग होंगे तो कहीं इस तरह का शिफ्ट कर दें उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो साफ करते करते थक जाती हूँ दिन भर, सुबह के टाइम ज्यादा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। एक बैग में रख दूंगी मैं, फिर वहां पे वो अंदर जो भी होगा तब। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैविक का लक्षण है, फुल वहाँ जैविक खेती हो रही है। उनका भोजन दे दीजिए और उनको एक स्थान दे दीजिए, वो फिर आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। उनका भोजन है गोबर, तो आप एक जगह फिक्स करेंगे तो वो वहां पे जाएंगे। जी और ये भी बड़ी खूबसूरती है हमारे सदन के कि इतने हैंड रेज हो रहे हैं कि अब मैं किसको बुलाऊं, कब बुलाऊं। तो मैं अस्तिवा जी को बुलाता हूं, पहले उनका हैंड रेज था, फिर मैं आदरणीय दिनेश जी सैनवाल को बुलाता हूं, और भी हैंड रेज हैं उनको भी बुलाऊंगा। जी हो तो आदरणीय सभी को नमन। ये जो पुष्पा जी ने बताया कि यही स्थिति नर्मदापुरम में आगे दिखनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरा मतलब जैविक हो जाएगा ये एरिया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक हमारे पास फार्मूला है, इसका उपयोग सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें अपने को 1 लीटर छाछ लेनी है देसी गाय का जी, उसमें 5 से 10 ग्राम आंवले का पाउडर मिलाना है, हिला के रख देना है। 6 घंटे बाद उसको छान के 3% का घोल बना के जो भी फूल आने वाली फसल है या फूल आ गए हैं उसमें भी अपन छिड़काव करेंगे तो फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, फूल गुच्छे में आएंगे और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जैसे अभी आम में फूल आने वाले हैं तो उसमें भी छिड़काव कर दें अपन, तो फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी, फूल गुच्छे में आएंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे। जी सर गेहूं में बहुत भी हम कर सकते हैं, उसमें भी स्वाद में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें पूरे
6 रस होते हैं, 5 रस आंवले में पाए जाते हैं, 5 रस छाछ में। दोनों को जब मिला देते हैं 6 रस पूरे हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने इसमें नींबू में किया है। नींबू में इस समय हमारे यहाँ गुच्छे में फ्रूट्स भी लगे हैं, गुच्छे में फूल भी आ रहे हैं। और पिछले साल आम में किया था, तो आम हमारे यहाँ मल्लिका वैरायटी का आम लगा हुआ है। तो जी जी वो जी एकदम पहले जैसे ककड़ी नहीं होती जी वैसे आता था, लेकिन पिछले साल जब इसका छिड़काव किया हमने तो उसमें हल्का खट्टापन आ गया, नहीं तो वो बिल्कुल खट्टा नहीं होता मल्लिका। जी तो सर, जी सर। हम चाहेंगे कि इसका उपयोग अगले 3-4 दिन करके 4-5 दिन में इसके रिजल्ट भी दिखने लगेंगे। जैसे फूल आना जिसमें आना है तो उसमें 5 दिन के अंतराल पे 2 बार कर दें। अगर नहीं आ रहा तीसरी बार भी कर दें 5-5 दिन के अंतर पे। नहीं तो नॉर्मली इसको 1 हफ्ते में इसका छिड़काव 10 दिन में करना चाहिए। सर इसको जैसे मेरा थोड़ा सा प्रश्न है सर, फिर मैं आपको बुलाता हूँ सर। जैसे ये आंवला जो है अभी तो ताजा मिल रहा है, तो ताजे का कर सकते हैं या फिर सूखे हुए का भी? नहीं, सूखे वाला कम मात्रा में लगेगा। ताजा आधा किलो डालना पड़ेगा 6 लीटर में। उसी हिसाब से फिर अपन कर लेंगे। तो एक अगर एकड़ में 1 एकड़ के लिए कितने मतलब 6 लीटर की लगेगा ये? आवश्यकता। अब उसको देख लीजिए कितना छिड़काव होगा। जी जी वैसे 6 लीटर एक एकड़ के लिए उपयुक्त है। 3% का घोल बना के डालना है। जी 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 मतलब ठीक 1 लीटर में 30 ml। जी। आगे हम हैंड रेज है आदरणीय दिनेश सान्याल जी, यदि अपनी बात कहें। सान्याल जी। जी जी आदरणीय दादू जी, हाँ दिनेश भैया, मुझे स्कूल में जाना है ना, तो इसलिए जी 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 आप भी अच्छा, आपकी बात करते हैं जी। हाँ प्रणाली हाँ में। हाँ मेरा यही एक विचार था कि आप अब तक बहुत सारे प्रयोग हमारे सदन में बताए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों लोगों में 10 या 25 लोग ही ये करते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होने के लिए हम कुछ लिखित स्वरूप से ये छोटे छोटे प्रयोग लिखेंगे और आप हमारे ग्रुप पे शेयर करेंगे ना, तो लोगों के मन में रुचि भी निर्माण होगी और इसका बहुत जल्द प्रसार भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी अभी अस्मी भाई ने जो प्रयोग बताया ना, वो सिर्फ हम सुन सकते हैं, वो हमारे पास होगा ना लिखित रूप से, तो हम कर सकेंगे। ऐसा हम बहुत जल्दी में भी होते हैं, स्कूल में जाना है या उधर करना है, रुचि तो है, लेकिन हमारे पास कुछ उसका गप्प रहा जरा। ओम 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 जी जी ओम ओम आवाज आती है। हाँ जी हाँ, तो लिखित रूप में होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार और हम भी अच्छी तरह कर सकेंगे, ऐसा लगता है। तो दादू जी, जी बहन जी, मेरा जी मेरी बहन जी। विनती है जी बिल्कुल, आपके लिए। आपके विचार सदन ने सुने हैं। आदरणीय हैंड रेस तो अभी भी बहुत हैं। आदरणीय मैं दिनेश जी को बुलाता हूं और फिर हम इस चर्चा को कल भी जारी रखेंगे। तो जो भी जिन सज्जन के प्रश्न नहीं हो पाए हैं उनके कल अपन बात करेंगे। तो अंत में आदरणीय दिनेश सान्याल जी आए और अपनी बात कहें और आभार प्रदर्शन करें। जी ओम। जी आदरणीय सादर नमन, सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर वार्तालाप चल रही हैं और सभी आदरणीय सदस्य अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं इस वार्तालाप के मध्य में जुड़ा और मुझे लगा कि ये जो पाठशाला है, अनुभवों के शेयर करने की पाठशाला बड़ी अच्छी चल रही है। और जब हम ऐसा शेयर करते हैं तो तब मुझे जब लास्ट में ये सुनने को मिला है
तो तब लगता है कि ये जो हम लिखत पढ़त वाली बात है ना, वो भी छोटी हो जाती है। जब हम सीखते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, तो क्योंकि लिखी हुई बातें तो किताबों में, ग्रंथों में और पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन जो मुँह ज़ुबानी एक दूसरे से शेयर की हुई बात आगे बढ़ती रहती है और हमें याद हो जाती है, हमारे प्रैक्टिकल में आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात है कि हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या दूसरे जिले के लोग सीख रहे हैं, ये और भी अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि कहीं लिखा रहता तो वो वहीं लिखा रहता, अलमारियों में बंद है। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन क्या-क्या लिखा उसका उपयोग नहीं हुआ। हाँ, जो आदरणीय पुष्पा दीदी जी पूछ रही थी कि छोटी-छोटी जो किचन गार्डन हैं, और क्योंकि वो घरों के पास होते हैं और उसमें बरसात के समय पर ये मुझे तो ये अनुभव है कि जो अलग से वर्मी कंपोस्ट नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो ज़मीन में होने वाले जो केंचुए हैं, वो क्योंकि जो उनकी पोरोसिटी है ज़मीन की, और जो छेद हैं वो भर जाते हैं पानी से। तो मेरे घर पे भी और बहुत सारे घरों पे भी ये समस्या रही है। तो ये प्रयोग में देखा गया है कि अगर हम थोड़ा 1-2 फीट ऊँची किनारों यानी बेड के, अपना जो किचन गार्डन के किनारे-किनारे की मिट्टी को थोड़ा ऊँचा कर दें और उसमें ये व्यवस्था कर दें कि वो पानी भीगे ना, तो सारे केंचुए इकट्ठे होकर वहाँ चले जाते हैं, उन स्थानों पे, ऊँचे स्थानों पे जहाँ पे मिट्टी गीली नहीं रहती या ज़्यादा पानी नहीं भरता। या दूसरा, जैसे घरों के साइड से अगर हम हल्की सी नमक की एक लकीर या उसे बुरबुरा देते हैं नमक को, या साथ में अगर राख तो बरसात के समय पे कम होती है, लेकिन जिन लोगों के घर में लकड़ी का चूल्हा जलता है उनके लिए राख भी अगर डाल दें, तो जो ये केंचुए हैं क्षार और नमक के डर से वो जाते नहीं हैं, घरों के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ हम मिट्टी को ऊंचा कर दें और जो सूखी मिट्टी का इंतजाम कर दें, वो भीगे ना, और उसमें केंचुओं को खाने के लिए जो छिलके हैं किचन का वेस्ट उसमें रख दें, तो केंचुए कहीं जाएंगे नहीं, वो वहीं पे अपने घर बना देंगे और घरों में नहीं जाएंगे। ये समस्या लगभग बहुत सारी जगह पे आती है, लेकिन इसका समाधान लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैंने भी यही उपाय किया था, और मैंने ही नहीं, कई लोगों ने उपाय किया है, तो ये अच्छा है। और साथ में जैसे आदरणीय आपने आज्ञा दी है गुरुजी ने, जी जी तो जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अनिल राय जी का हाथ हैंड रेज है, तो मैं अंतिम व्यक्ति है, उनसे भी अपनी बात वो कह दें, फिर आप वो कर दें समापन। अनिल राय जी। जी ओम, सादर प्रणाम सदन को। सर, मैं यही कहना चाहता था कि 5 लोग, आप लोग 10 लोग, 15 लोग जो भी गए थे प्राकृतिक खेती सीखने, बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। यदि उस ज्ञान को हम लोगों तक इसी योगाहार मंच के माध्यम से धीरे-धीरे जो भी इसमें सक्षम हो, जो उसमें ही हो, उसको एक-एक करके बताते रहें, तो सभी बायो एंजाइम हम लोग कैसे बनाना उसको सीख जाएँ। तो जैसा गणेश जी ने बताया, ठीक ही बताया, किताब से तो कोई फायदा नहीं है। किताब तो हम रखे हैं, हम भी रखे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो एक प्रैक्टिकल ज्ञान और सीखने को मिल जाता है, ये काफ़ी उत्तम रहता है, अच्छा रहता है, टिकाऊ रहता है। ओम जी, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपकी बात को ध्यान रखा जाएगा, और निश्चित रूप से हम ऐसी एक श्रृंखला चलाएंगे जिसमें इन सब किस तरह से बनाते हैं, ये बात भी हमारे सदन में सब लोगों को बताएंगे। आदरणीय दिनेश जी को मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस सत्र का समापन करें। धन्यवाद जी। जी जी, आदरणीय, पुनः पुनः धन्यवाद आपका। मैं सत्र में फिर से आदरणीय सदस्यों ने जो बात रखी है, महत्वपूर्ण बात है। ये बात है कि हाँ, हम बहुत उपयोगी चीजें नोट भी करें, लेकिन उसका अगर प्रयोग करें। अब देखा गया है कि इसी सदन में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जो हमारे गुरु जी हैं, और आपने विगत में जो आदरणीय संतोष सर थे महाराष्ट्र, वो वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए गए और प्रशिक्षण को किसानों के मध्य फैला दिया। लेकिन उस प्रशिक्षण से जो निकली हुई जो बातें हैं वो हमने नोट भी की। अब नोट की किस कॉपी में है, किस नोटबुक में है, वो पता नहीं है, लेकिन जो आपने फैला दी है, प्रैक्टिकली प्रयोग इसके किए हैं, तो किसान मुँह जुबानी और अपने खेतों पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बड़ी सफलता है।
हाँ, ये है कि जहाँ जो चीज़ नोट करनी होती है तो नोट करना स्वाभाविक है, लेकिन ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फैलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बीजों अगर ये जो बीजों को बचाने की बात थी, अगर हमारे प्रैक्टिकल में नहीं रहती और किताबों में, तो हमने देखा बाद में कि जो हमारा ICAR है या कृषि संस्थान है, उन्होंने नोट किया हुआ है। तो हल्का गर्म चाहिए। जी, आदरणीय अनिल सर, जी आपका माइक ऑन है। जी, धन्यवाद। और ग्रंथों में सभी बातें लिखी हुई हैं और हमारा भी धर्म बनता है लिखें, लेकिन प्रैक्टिकल में उपयोग लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि योग और आहार के मध्य बहुत सारी जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और जो बीच में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने भी कहा है, क्योंकि मैं लास्ट की ही बातें सुन पाया, कि हम अलग-अलग विधियों को, क्योंकि जो जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की जो अलग-अलग विधियाँ हैं, वो एक दूसरे की जो अगर हम अपनाते हैं तो हमारी खेती खराब नहीं करती, बल्कि हमारे खेत को, जैसे आदरणीय शरद वर्मा सर यूज़ कर रहे हैं अलग-अलग तकनीकों को, जैविक तकनीकों को, और उनका खेत जो है और भी फलदायी हो रहा है और भी उर्वरा हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड करना, क्योंकि एक ही चीज़ का उपयोग करना उतना यूज़फुल नहीं होता है, उतना लाभप्रद भी नहीं होता है। तो जो इंटीग्रेटेड खेती की बात की जा रही है, ये सफलता हम प्राप्त करेंगे, और हम जो हमारी परंपरा है उसमें कुछ नए इनपुट डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। और तो यही मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा तो मैं केवल कह ही सकता हूँ, क्योंकि करने वाले आप कई अनुभवी किसान हैं, और मेरी उम्र तो आपके नाती पोतों के बराबर है, और आपसे सीखना ही है। और क्योंकि बोलना सरल है, जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही गजब का कार्य है, और अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, और उसको हम सीख रहे हैं। तो आपकी इस पाठशाला का मैं तो विद्यार्थी हूँ, और मैं कुछ अपने शब्द नहीं रख सकता, पर मैं यही कह सकता हूँ कि योग और आहार की इस पाठशाला में, इस कार्यक्रम में जिस तरह से हम निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अलग-अलग अनुभव आ रहे हैं, चाहे हम योग करें या योग के साथ आहार की बात करें, आहार के साथ-साथ हम सांस्कृतिक महत्व पर बात करें और सांस्कृतिक महत्व को अपने जीवन में लें। ये बहुत ही और दूसरे भी पहलू हैं, जो कि समय-समय पर हमने उनका साक्षात किया है, उसके दर्शन किए हैं। तो इस क्रम में मैं आज की हमारी आदरणीय जो हमारी योग शिक्षिका है, आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ आप सभी के माध्यम से, और साथ में आज की इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया। आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा सर, आपने इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए अपनी जो कला दिखाई है, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आदरणीय योग शिक्षिका जी हमारी रंजना बहन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, और आप प्रवास पे हैं या आवास पे हैं, कहीं भी हैं, नित्य निरंतर योग और आहार के इंजन में ऊर्जा, फ्यूल डालने का कार्य करते हैं आदरणीय पवन सर, और साथ में पतंजलि और उसकी शाखाएं, उपशाखाएं और उनसे जुड़े हुए सभी आदरणीय सदस्य, आदरणीय अनिल राय सर, आशीष अग्रवाल जी, आशीष तिवारी, BS दरबार जी, भगवान दास कुशवाहा जी, हमारे योग आहार की वैद्यश्री आदरणीय बन्ने सिंह बगावत जी, ब्रजेश कुमार सर,